वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा पे लगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में और हम बात करेंगे एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की और अडानी इंटरप्राइजेस की, फोर्टिस हेल्थ केयर की, केपीआईएल की और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बॉश के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें दोनों कंपनीज चिप पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करेंगी और ये प्रोजेक्ट आसाम के असेंबली टेस्ट प्लांट और गुजरात के सेमीकंडक्टर फाउंड्री में बनेंगे और इस पार्टनरशिप का गोल है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। साथ ही साथ ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमएस सेक्टर में भी मिलकर काम किया जाएगा। और पहले अगर मैं बताऊं जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहले भी कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की थी, जैसे कि बेल के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि वो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकें। फिर ताइवान के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी मिलकर के काम कर रही थी ताकि डिस्प्ले चिप फैब बनाया जा सके। अब इसमें जो ताइवान की कंपनीज थी उसमें हो गया एक पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि PSMC और दूसरा हाईमैक्स टेक्नोलॉजीज। तो टाटा टेक्नोलॉजीज इन कंपनीज के साथ भी मिलके काम कर रही है। तो अगर आप फ्यूचर में किसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर जब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO आएगा फिर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हमने पहले भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी न्यूज कवर की है क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है KPIL की। KPIL यानी कि कालपत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है वो कई सेगमेंट्स में काम करती है जैसे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, बायोमास प्लांट्स। तो ये सब सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है और न्यूज ये निकल के आ रही है कि KPIL ने 2293 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर्स जीते हैं बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज और इंटरनेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। और इससे FY26 का जो टोटल ऑर्डर इनटेक है कंपनी का वो 9443 करोड़ रुपीस हो गया है। वहीं पे जून की बात करें तो जून में भी KPIL ने 3789 करोड़ रुपीस का बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज और 989 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर लिया था। तो कंपनी काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो उनकी ग्रोथ, विजिबिलिटी और मार्केट पोजीशन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स की तरफ लेके चलूं इस कंपनी के तो KPIL ने पिछले साल 2221 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था और उस रेवेन्यू से 21.62 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। तो इस वक्त आप खुद समझ सकते हो कि अब अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखो तो इस वक्त ही 2293 का नया ऑर्डर बुक इन्होंने जीत लिया और पिछले साल रेवेन्यू ही सिर्फ 2221 करोड़ रुपीस का था। तो इस डेटा से मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आने वाला जो साल है उसमें ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, क्योंकि एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करने होते हैं और अगर प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो भी एक लॉस है। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अगली बिजनेस न्यूज है फोर्टिस हेल्थ केयर की। फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर्स 2.06% बढ़कर 811.55 रुपीस पर ट्रेड कर रहे थे और इससे क्या होता है कि ये जो स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर ये निफ्टी मिड कैप 150 के टॉप गेनर्स में शामिल हो गया। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वहीं पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालें तो FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 7,782.75 करोड़ रुपीस था और उसमें जो नेट प्रॉफिट था वो 797.86 करोड़ रुपीस था, जो कि FY24 के रेवेन्यू और प्रॉफिट से ज्यादा था, क्योंकि FY24 में जो रेवेन्यू था वो 6,892.92 करोड़ रुपीस था और प्रॉफिट 635.71 करोड़ रुपीस था। तो इससे पता चलता है कि कंपनी इस साल अच्छा परफॉर्म
परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू FY24। और अगर हम EPS की बात करें तो EPS भी 10.26 रुपीज हो गया। क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी स्टेडी ग्रोथ देखी गई और इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया और ये स्टॉक रैली कर रही है अभी थोड़ी मोड़ी। लेट्स सी आगे ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, हम इस स्टॉक को ट्रैक करते रहेंगे आपके लिए। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी इंटरप्राइजेस की। अडानी इंटरप्राइजेस ने AWL एग्री बिजनेसेस, जिसको पहले अडानी विलमार के नाम से भी जाना जाता था, उसमें से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया है। कंपनी ने 20% स्टेक विलमार इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ रुपीस में बेचा और प्राइस रेट बता दूं मैं तो वो था 275 रुपीस पर शेयर के रेट पे ये पूरी की पूरी जो डील है वो हो गई। और जनवरी 2025 की बात करें तो जनवरी 2025 में भी 13.5% स्टेक बेचा गया था और अब विलमार के पास 65% का मेजॉरिटी कंट्रोल है और जो बचा हुआ 10.42% स्टेक है वो भी कुछ इन्वेस्टर्स को बेचे जाएंगे। फंड्स का जो यूज है वो अडानी अपने कोर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इन सभी चीजों में करेगा और ये जो जॉइंट वेंचर है उसके एग्रीमेंट्स भी ऑफिशियली टर्मिनेट हो गए हैं। तो यहाँ जो है वो स्टोरी खत्म होती है अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी विलमार की। आई होप इस बिजनेस न्यूज का जो भी कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में इस न्यूज से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी तरीके से इस न्यूज को एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है एक्सिस बैंक की और ये जो न्यूज है वो उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट के रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपके सामने आने वाले हैं। एक्सिस बैंक का Q1 FY26 का नेट प्रॉफिट 4% गिरकर 5,806 करोड़ रुपीस रहा, जबकि NII 0.8% बढ़कर 13,560 करोड़ रुपीस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो एसेट क्वालिटी है वो भी बिगड़ी और वहीं पे ग्रॉस NPA की बात करें तो वो 1.57% हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1.28% था। साथ ही साथ बैंक ने 3,948 करोड़ रुपीस के प्रोविजंस किए, तो ये जो प्रोविजन का नंबर है ये मुझे परेशान कर रहा है। और डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स 9% और एडवांसेस 8% ग्रो हुए। वहीं पे अगर हम रिटेल लोन्स की बात करें तो रिटेल लोन 6.23 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और वहीं पे NIM घटकर 3.80% हो गया। अगली बिजनेस न्यूज है एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल जी की और मैंने इसलिए भी ये न्यूज कवर किया है ताकि आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसमें कुछ बदलाव भी आ सके या फिर आपको ये भी पता चले कि आप जिन सेक्टर्स पे बेट कर रहे हो वो सेक्टर्स क्या वाकई में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ न्यूज है और ये न्यूज आपके नॉलेज के लिए है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट टिप या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मुकुल अग्रवाल जी ने Q1 FY26 में यथार्थ हॉस्पिटल के 1.14% शेयर खरीदे, जिनकी वैल्यू 66.78 करोड़ रुपीस है और ये उनका पहला हॉस्पिटल सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट है। और अब अगर हम इस कंपनी के बारे में जानें जिसमें मुकुल जी ने इन्वेस्ट किया है, यथार्थ, तो यथार्थ हॉस्पिटल के फाइनेंशियल्स पे हम नजर डालें तो FY25 में 130.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया इस कंपनी ने और रेवेन्यू 880.5 करोड़ रुपीस का रिपोर्ट हुआ। वहीं पे अगर हम इसको ग्रोथ के टर्म में समझें तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 31% की ग्रोथ देखने को मिली और वहीं पे EBITDA की बात करें तो EBITDA 22% बढ़ा, लेकिन मार्जिन 25% पर आया है। वहीं पे इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है। तो ये सारी कहानी रही और मुकुल जी की बात करें तो मुकुल जी के जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो अब 6,899.64 करोड़ रुपीस हो गई है और कई इन्वेस्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि मुकुल अग्रवाल जी का ये अगला मल्टी बैगर हो सकता है। बट कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में काम चल रहा है। पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छा लगा
इस इंडस्ट्री में वो है ब्लिंकिट का 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस। और जब आप एम्बुलेंस बुलाते हो तो उसके अंदर जो स्टाफ आता है वो वेल ट्रेन्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं एम्बुलेंस के अंदर। मतलब एक एडवांस एम्बुलेंस होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आपके यहाँ हो गई तो जब तक पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है वहां के जो स्टाफ है एम्बुलेंस के और वहां की जो मशीन है, जैसे ऑक्सीजन मशीन हो गई और भी इक्विपमेंट्स हैं, जो वो ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल जाते जाते पेशेंट को एक स्टेबलाइज कंडीशन में लेकर के आया जाए। तो ये जो है मुझे एक रिवॉल्यूशन लग रहा है ब्लिंकिट का। लेट्स सी ये कंपनी इस सेक्टर में कितना बड़ा काम करती है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में बहुत बड़ी नीड है। और जितने भी फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखो तो जो हेल्थ केयर का सिस्टम है ना भाई साहब, मतलब कि दिल फिदा हो जाता है मेरा वहां पे। हेल्थ केयर स्पेशली, रोड्स की तो आप बात ही छोड़ दो। तो मुझे लगता है ब्लिंकिट बहुत बड़ा कर सकती है। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपना भी नॉलेज, अपना भी इंसाइट मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं भी समझ सकूं कि मुझे किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, किन कंपनीज के बारे में मुझे और सोचना चाहिए। अगली बिजनेस न्यूज है मनी लॉन्ड्री से रिलेटेड। रॉबर्ट वाड्रा नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर नहीं सुना तो बता दूं, ये है प्रियंका गांधी के पति, कांग्रेस के दामाद और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के फेवरेट कैरेक्टर। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस है क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है और 43 प्रॉपर्टीज को अटैच भी कर लिया गया है। और ये जो पूरा मामला है वो सही कोहपुर लैंड डील से रिलेटेड है। तो आखिर ये डील है क्या, और क्या ये कोई पॉलिटिकल वॉर है या फिर वाकई में ये कोई स्कैम है? तो देखते हैं इसके पीछे की सच्चाई और हम इसको डिटेल में भी जानेंगे। देखिए 2008 के अंदर हरियाणा में मानेसर एक जगह है, वहां पे सही कोहपुर एरिया में एक कंपनी ने 3.5 एकड़ जमीन खरीदी और जिस कंपनी ने उस जमीन को खरीदा उस कंपनी का नाम था स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और जो जमीन का दाम था वो 7.5 करोड़ रुपीस था। और सरप्राइज तो ये है कि उस कंपनी के डायरेक्टर थे रॉबर्ट वाड्रा। फिर 2012 में वही जमीन बेच दी गई डीएलएफ को, और दाम सुन के आप चौंक जाओगे। जो जमीन बेची गई थी 2012 में, यानी कि सिर्फ 4 साल में, वो 58 करोड़ रुपीस की बेची गई। यानी कि खरीदा सिर्फ 7.5 करोड़ रुपीस में और बेच दिया 58 करोड़ रुपीस में। यानी कि सिर्फ 4 साल में लगभग 8 गुना से ज्यादा के दाम पे जमीन बेच दिया गया। अब अगर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लो कि एक छोटी सी चाय की दुकान खोल करके उसको 5 स्टार होटल बना दिया गया। बस ऐसी ही कुछ डील थी ये वाली भी रॉबर्ट वाड्रा की। फिर उसके बाद एंट्री होती है आईएएस ऑफिसर अशोक खेमा की। उन्होंने इस डील की म्यूटेशन कैंसिल कर दी और बोला कि ये इलीगल है, साथ ही साथ लैंड कंसोलिडेशन रूल्स का वायलेशन भी है। हम इन दोनों टर्म का मतलब भी समझेंगे, म्यूटेशन और लैंड कंसोलिडेशन रूल का। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें सामने आई, पूरी तरीके से पॉलिटिकल हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि ये सब अपोजिशन की चाल है, कोई भी स्कैम नहीं है, अपोजिशन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब हम समझते हैं म्यूटेशन के बारे में, क्योंकि म्यूटेशन की डील को ही कैंसिल किया है अशोक खेमा जी ने। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जमीन का ओनरशिप ट्रांसफर का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट करवाना। यानी कि जब कोई भी जमीन खरीदता है तो रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन करवाना पड़ता है ताकि नया मालिक ऑफिशियली रिकॉर्ड में आ जाए। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है वो कुछ दिनों का होता है या फिर इसमें कुछ हफ्ते भी लगते हैं। लेकिन वाड्रा के केस में क्या हुआ कि उन्होंने जो म्यूटेशन करवाई वो अगले ही दिन करवा दी, वो भी सुपर स्पीड में। अब इसी चीज को आईएएस ऑफिसर अनयूजुअल बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी तेजी से म्यूटेशन करवा ही नहीं सकता बिना किसी इंटरनल सपोर्ट के। और इंटरनल सपोर्ट की बात हो रही है तो मैंने पहले ही बताया, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के दामाद जी हैं और किसके हस्बैंड हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग लैंड कंसोलिडेशन रूल
रूल की, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर हैं अशोक खेमा, उन्होंने बोला कि लैंड कंसोलिडेशन रूल का वायलेशन हुआ है। तो अभी इस रूल के बारे में भी समझते हैं। देखिए, जब किसी गांव में लैंड कंसोलिडेशन चल रही होती है, यानी कि छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को एक लार्ज पीस में ऑर्गेनाइज करना, तो उस वक्त कोई भी म्यूटेशन या फिर जमीन का बिक्री खरीद लीगल नहीं होता बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। तो इसका पर्पस ये होता है, जो हमारा अभी मैंने आपको बताया लैंड कंसोलिडेशन रूल का, इसका पर्पस है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और जमीन के लेआउट को सुधारा जाए। अब अगर हम वाड्रा के केस में देखें तो शिकोपुर विलेज उस वक्त कंसोलिडेशन प्रोसेस में था। इस दौरान जो भी म्यूटेशन हुआ वो लॉ के खिलाफ था। अब हम आगे की चीज समझते हैं कि आगे स्टोरी में होता क्या है। देखिए, अब इस वक्त 2025 में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। मैंने बताया 43 प्रॉपर्टीज जो थी उनकी 37 करोड़ की, उसको भी अटैच कर ली गई। तो ये जो केस फाइल हुआ है वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसको दर्ज कर दिया गया है। अब आप ये बात भी जान लो कि वाड्रा पे ये पहला क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। पहले सिर्फ सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था, कोई भी डायरेक्ट लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब डायरेक्ट लीगल एक्शन लिया गया है और इसलिए कांग्रेस परेशान है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल एंगल से क्या चीजें चल रही हैं, बट जो न्यूज में चीजें निकल के आ रही हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और हाँ, याद रहे कि वाड्रा के ऊपर सिर्फ यही एक लौता केस नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर पहले भी कई सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे कि एक यूके बेस्ड आर्म्स डीलर संजय भंडारी के लिंक में और एक बीकानेर लैंड डील में भी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आप ये समझ लो कि ये सच में कोई स्कैम है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है कांग्रेस को परेशान करने के लिए, ये चीज तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि इंडिया में लैंड डील्स का गेम काफी गहरा है। उसमें पॉलिटिक्स, माफिया, पैसे, रिश्वत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।